उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। थोड़ा देख करके बताइए कि आपको वीडियो जो है दिख रहा है कि नहीं। कमेंट करें। हाँ, वीडियो और साउंड क्लियर आ रहा है कि नहीं, थोड़ा बताइए। चलिए, निशांत राज बोल रहे हैं कि उनका वीडियो नहीं चल रहा है, लेकिन हम तो देख रहे हैं इस मोबाइल पे तो वीडियो चल रहा है जी। ठीक है ना, थोड़ा सा आप लोग देखिए तो फटाफट कमेंट कीजिए। हाँ, कोई कमेंट अभी प्रोसीड नहीं हुआ है। चलिए आगे बताइए। आप लोग कमेंट करें तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इसमें आप देखिए तो अपने। चलिए, अब वीडियो दिख रहा है। वैसे आप लोगों को बता दें, बहुत ज़्यादा दिन तक जो है ये सब वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। कोई बोल रहा है बोर्ड का एंगल ठीक कर लीजिए, जूम कर दीजिए। अच्छा ठीक है, पढ़िए। देखिए, कुछ दिन के बाद तो हम लोगों को अब ऑफलाइन में मिलना है। सर्कुलर मोशन तक जो है ऑनलाइन में पढ़ा दे रहे हैं। वर्क पावर एनर्जी से हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन क्लास में, और ऑफलाइन क्लास में क्लास को आप लोगों को रेगुलर करेंगे, क्योंकि पूरा कोर्स भी फिनिश करना है। साथ में ये बता दें कि आप में जो लोग भी देर से जुड़े हैं, तो जो लोग भी देर से जुड़े हैं, मतलब ऑनलाइन क्लास में एक फ्रेश बैच भी स्टार्ट होगा, जिसमें बिल्कुल स्टार्ट से होगा, वो भी आप पढ़ सकते हैं। साथ में जो 12th पास आउट स्टूडेंट हैं, एक टारगेट बैच भी स्पेशली 8 तारीख से स्टार्ट होगा, तो वो सब हम लोग करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक ना। सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ रहे थे, और उससे रिलेटेड जितना भी थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट था वो हम लोग सीख चुके थे। अब हम लोगों को पढ़ना था उसके न्यूमेरिकल से रिलेटेड कंसेप्ट को। ठीक है, एक स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर टाइमिंग क्या होगा। देखिए, आपको बता दें, जो लोग भी ऑनलाइन क्लास में स्टार्ट से पढ़ रहे हैं, उनका बैच का टाइमिंग जो है मंडे अल्टरनेट में शाम में 6:30 बजे से है, और ट्यूसडे में टीटीएस मतलब 4 PM से 6 PM रखा जाएगा, मतलब कि मंडे भी और ट्यूसडे भी। ऐसे हम लोग जब मिलेंगे फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना। देखिए, ऑनलाइन के ऑप्शन का चांस बहुत कम है, क्योंकि ऑनलाइन में आप देख ही रहे होंगे कितना दिक्कत होता है। कभी लिंक फेल, कभी ये है ना, बहुत तरह के दिक्कत होता है। फिर आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत देर के बाद जवाब मिलता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत कम काम कर पाते हैं हम लोग। हाँ, सारा लेक्चर एक साथ बन जाए तब ऑनलाइन आसान है, क्योंकि फटाफट आपको लेक्चर केवल डिलीवर कर दिया जाए और आप उसको मिला करके देख सके। रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। चलिए रख। अब जो है
हम लोग आते हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम पे। जैसे एससी वर्मा के बुक का ही क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज से लेते हैं, जिससे कि आपको यह समझ में आए कि जो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आप सीखे हैं उसके हेल्प से प्रॉब्लम बन रहा है कि नहीं। कह रहा फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मून विथ रिस्पेक्ट टू द अर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखो जी, जैसे ये अर्थ है और ये मून है। आप जानते हैं कि मून जो है अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाते रहता, ठीक। क्वेश्चन में अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ, डिस्टेंस दिया हुआ है 3.85 इंटू 10⁵ किलोमीटर, ठीक। साथ में ये दे दिया है कि एक चक्कर लगाने में जो टाइम लग रहा है वो जो टाइम है 27.3 डेज, 27.3 डेज। अगर इसको हम लोग आवर में बदलें तो 24 से मल्टीप्लाई कर दिया, इतना आवर्स। चलिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा मून का एक्सेलरेशन क्या। तो भाई एक्सेलरेशन कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल में मूव करता है कांस्टेंट स्पीड से तो उसका एक्सेलरेशन होता है v²/r। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड ऑफ मून देखेंगे, मून का स्पीड क्या। तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम मून का स्पीड, और एक चक्कर लगाया तो डिस्टेंस हुआ 2πr, और एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर दिया, स्पीड निकल गया। अब देखो पाई है तो 3.14, आर का वैल्यू है 3.85 10⁵, और टी का अगर बात करें तो 27.3 इंटू 24। देखो ये जो आएगा वो किलोमीटर पर आवर आया। चलो स्पीड निकल गया, तो निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऑफ मून v²/r। सोचो v मुझे मालूम है, r मुझे मालूम है, वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, क्योंकि हम लोग डिस्टेंस का यूनिट यहाँ किलोमीटर रखे हैं, टाइम का यूनिट आवर रखे हैं। अगर मान लो आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है तो किलोमीटर को मीटर में बदल लो, यानी इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, और आवर को सेकंड में बदल लो तो इसमें 60 इंटू 60 यानी 3600 से मल्टीप्लाई कर दो, तब जो वैल्यू आता तब मीटर पर सेकंड में आता, तो एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कंसेप्ट तो सीख गए, थोड़ा कैलकुलेशन है उसको आप करेंगे, है ना। देखो इसी को एक ऐसे दूसरे तरीके से ऐसे भी सोच सकते, कोई कहेगा अच्छा एक्सेलरेशन v²/r होता है, ω² इंटू r भी होता है ना, तो बोलेंगे हाँ बिल्कुल। ओमेगा क्या होता है जी, तो θ/t। तो मून एक चक्कर लगाया तो 2π एंगल से रोटेट किया, और एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगा उससे डिवाइड कर दो तो ओमेगा निकल गया, है ना। टाइम आपको मालूम है ही, 2π मालूम है ही, और एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन हो गया ω² इंटू r। बात एक ही है, ओमेगा मालूम है, r मालूम है ना। दोनों में कोई काम कीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं। तो चलिए यहाँ तक तो आप लोग सीखे, इसमें तो उम्मीद है कोई दिक्कत होगा नहीं। चलिए वैसे कमेंट करके बतला दीजिए, थोड़ा सा हम भी समझ लें, ऐसे मालूम है कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए जल्दी से
ठीक, चलिए सभी लोगों को क्लियर है। देखिए अभी आप लोग टाइमिंग वगैरह को लेकर के परेशान नहीं हो, क्योंकि इस कोचिंग में ढेर सारा बैच चलता है, तो कोई ना कोई टाइमिंग आपको सूट करेगा ही, इसलिए उसको लेकर के परेशान नहीं होना। जहाँ तक कुछ स्टूडेंट के माइंड में है कि ऑनलाइन क्लास रहता तो बेहतर होगा, तो चूँकि हम लोग अब क्लासरूम में ही कैमरा लगाने वाले हैं कि जिससे हर चैप्टर का जो है प्रॉपर लेक्चर बन सके। देखिए ऑनलाइन जो है क्लास कितना भी होता है तो वो कस्टमाइज क्लास होता है, अपने ज़रूरत के हिसाब से आदमी बता पाता है, जितना बताना चाहता है। हर बार कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ छूट ही गया। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूटर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं एस.सी. वर्मा के बुक से। कह रहा कि स्कूटर का मास दिए हुए 150 kg जो राइडर को मिला करके, मतलब स्कूटर प्लस स्कूटरिस्ट दोनों को मिला करके, ठीक ना, मास दिया हुआ है 150 kg। ठीक, इसी में आगे कह रहा है कि ये जो है 10 मीटर पर 36 किलोमीटर पर आवर है, स्पीड दे दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो जाहिर है मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब आगे कह रहा है कि जिस सर्कल में ये मूव कर रहा है, टर्न ले रहा है, उसका रेडियस 30 मीटर है। तो चलो रेडियस 30 मीटर, यहीं पर स्कूटरिस्ट जो है टर्न ले रहा है। क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि व्हाट हॉरिजेंटल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। कह रहा हॉरिजेंटल फोर्स इस पर कितना लगना चाहिए। देखो याद करो, सिखाए थे साइकिलिस्ट वाला में कि टायर इधर फिसलना चाहता है तो फ्रिक्शन इधर, यही ना फ्रिक्शन हॉरिजेंटल फोर्स हो गया, नहीं तो नॉर्मल तो वर्टिकल फोर्स न हो गया। यानी इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि फ्रिक्शन क्या होगा। तो सोचो, सेंटर की ओर लगने वाला तो मात्र एक ही फोर्स है ना, और तो कोई फोर्स है नहीं। mg नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, और सेंटर की ओर लगने वाला फोर्स कितने के इक्वल होता है, mv²/r। बस बन गया क्या, यही हॉरिजेंटल फोर्स हो गया m 150, v हो गया 10, रेडियस हो गया 30। देख लो कितना आ गया, 500 न्यूटन, है ना। चलिए ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए, अब इसी क्वेश्चन में आगे कह रहा है 5 नंबर प्रॉब्लम जो है ना, वो प्रीवियस प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है क्या कि व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग, कितना से वो बैंक करेगा। जैसे देखते हो ना, सर्कल में साइकिलिस्ट घूमता तो ऐसे थोड़ा झुक जाता है, तो कितना एंगल से बैंक करेगा। तो याद करो तो tan थीटा v²/r है क्या। अच्छा एक मिनट, ये टिल्टेड कितना होगा वो नहीं पूछ रहा है। एक्चुअल में याद करो, सिखाए थे बैंकिंग ऑफ ट्रैक, कि जहां पे रोड तेजी से मुड़ता है वहां पे हम लोग रोड को ऐसे कर देते हैं ना, हल्का इंक्लाइन कर देते हैं, और ऐसा इंक्लाइन कर देते हैं कि उसको टर्न लेने के लिए फ्रिक्शन का भी जरूरत नहीं पड़ता। तो उस केस में भी यही फॉर्मूला आया था, tan थीटा इक्वल टू v²/r। और अगर हॉरिजेंटल रोड भी रहे, हॉरिजेंटल रोड में खुद को उसको बैंक, मतलब खुद को टिल्टेड करने के लिए भी संयोग से यही फॉर्मूला आया था। देखो दोनों केस में फॉर्मूला सेम आया था। जैसे आप जा रहे हैं टर्निंग पे
तो साइकिल से जाते हैं तो ऐसे टर्न ले लेते हैं, वही स्कूटर से जाइए मोटर तो ऐसे झुक जाते हैं, टिल्टेड हो जाते हैं वर्टिकल से। तो उसमें भी वर्टिकल से कितना एंगल बनाएगा, तो यही फॉर्मूला आया था। और याद कीजिए, सिखाए थे कि अगर आप सर्कुलर टर्निंग पे जा रहे हैं और रोड के बाहरी किनारे को इतना ऊंचा कर दिया जाए कि बिना फ्रिक्शन के भी आप टर्न ले लें, तो संयोग से उसमें भी यही फॉर्मूला आया था। तो चलिए वैल्यू आपको पुट कर देना है, क्वेश्चन पढ़ देना है। कह रहा है इफ द horizontal force needed for the turn in the previous problem is to be supplied by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking? तो ठीक है, V जो है वो 10 है, रेडियस 30 है और G 10। देखो तो 1/3 थीटा क्या हो गया, tan इनवर्स 1/3 है ना। अब चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक ना। बीच बीच के कुछ क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि बाकी सब होमवर्क में दे देंगे। 8 नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 50 मीटर हैज द एंगल ऑफ बैंकिंग इक्वल टू 30 डिग्री। कह रहा है कि एक सर्कुलर रोड है और रोड इंक्लाइन किया हुआ है और ये एंगल दे दिया है 30 डिग्री, ठीक ना। टर्निंग का रेडियस भी दे दिया है 50 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट स्पीड शुड अ व्हीकल गो ऑन दिस रोड सो दैट फ्रिक्शन इज नॉट यूज्ड। कितना स्पीड से चले कि फ्रिक्शन नहीं भी रहे या फ्रिक्शन का यूज नहीं भी करे तब भी वो टर्न ले पाए। तो यही तो फॉर्मूला था। यहाँ से अगर भी निकालिएगा तो √GR tan थीटा, ठीक ना। बैंकिंग ऑफ ट्रैक जहाँ कंसेप्ट सिखाए वहाँ देखिएगा, जब फ्रिक्शन अब्सेंट था तो आपको जो है इस स्पीड से चलना चाहिए था जिससे कि फ्रिक्शन नहीं भी रहे तो आप टर्न ले सकें। G हो गया 10, R 50, tan 30, बस हो गया 500 और tan 30 क्या होता है, तो 1/√3। तो नीचे √3 हो। अब इसको सॉल्व कर लो, है ना। इस स्पीड से चलेंगे तो फ्रिक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इससे अगर ज़्यादा स्पीड से चले तो फिर ऊपर फिसलने लगेंगे, इससे कम स्पीड से चले तो नीचे फिसलने लगेंगे, ठीक है। चलिए ये समझ में आया कि नहीं, थोड़ा रिस्पॉन्ड करें आप लोग। अच्छा, कैमरा का एडजस्टमेंट कराते हैं। चलिए अस्मित गुप्ता बोल रहे हैं, यस सर समझ गए। राहुल राज, निशांत, यशस्वी, अभिनव, आदित्य, कृष्ण कुमार, चंद्रशेखर कुमार, रीचा, सब लोगों को समझ में आ गया। बोर्ड भी थोड़ा नज़दीक आ गया है, दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। ठीक ना, वो बताया जाएगा। बैच जो है दोनों सेंटर पे खुलेगा, जिसको जहाँ सूट करेगा उसके अनुसार करेगा और नहीं तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज करेगा। आप जब ऑफलाइन क्लास करेंगे तो अपने ही आपको समझ में आ जाएगा कि ऑनलाइन में हम क्या क्या मिस कर रहे थे, ठीक ना। एक्चुअल में क्या होता है कि सामने का इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। और अभी कोई क्वेश्चन बाकी नहीं, अभी हम ये पूछ रहे हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं, बस अब आप इसी पर बात कीजिए। देखिए एक फ़ोन भी आ गया, रुकिए हम थोड़ा सा रिसीव कर लें। हाँ, अभी क्लास ले रहे हैं।
ठीक, चलिए रखें। अब देखिए, देखिए क्वेश्चन है कि एक स्टोन को आप रस्सी में बांध करके सर्कल में मूव करा रहे हैं, ठीक ना। एक पत्थर को रस्सी में बांध लिए और सर्कल में मूव करा रहे हैं, है ना, ऐसे ऐसे। कह रहा है क्वेश्चन में कि जब ये स्टोन हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड कम से कम क्या होना चाहिए। हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो इसका स्पीड कम से कम क्या होना चाहिए। तो देखो, नीचे टी, नीचे mg और इधर लग रहा mv²/l, या आर जो कहो। इस रस्सी का लेंथ अगर l है तो l ही ना रेडियस का काम कर रहा, mv²/l। क्वेश्चन में कह रहा है कि बतलाओ यहां स्पीड कम से कम क्या हो जिससे कि ये सर्कल में मूव कर सके, ठीक ना, जिससे सर्कल में मूव कर सके। जैसे देखो, ऐसे ऐसे को इस पोजीशन पर मिनिमम स्पीड क्या हो। देखो, तो नीचे लग रहा है mg+t और ऊपर क्या है mv²/l। थोड़ा सोचना, हमको v का कम से कम वैल्यू चाहिए। सोचो ना, पत्थर को रस्सी में बांध दिए और घुमा रहे, देखो जितना ही तेज घुमाएंगे रस्सी उतना ही ज्यादा टाइट होगा क्या? नहीं, रस्सी में टेंशन उतना ही ज्यादा होगा। यानी ये कहो टेंशन जितना ही कम होगा स्पीड भी उतना ही कम होगा। उल्टा कहो, स्पीड कम होगा टेंशन कम होगा। तो सोचो, अगर ये जो mg है अकेले इक्वल हो जाए mv²/l के तो टर्न ले लेगा ना। देखो, टर्न लेने के लिए शर्त क्या है, सेंटर की ओर लगने वाला जो फोर्स है ना वो mv²/r के इक्वल होना चाहिए। तो सोचो, नीचे लग रहा है mg t, दोनों mg+t mv²/l। अगर t 0 हो जाए, मतलब समझो कि रस्सी जस्ट लूज होने ही वाला था, लूज रहता है तभी ना टेंशन 0 होता है, लेकिन mg mv²/l के इक्वल रहा इसलिए मूव कर दिया सर्कल। यानी बोलेंगे क्या कि फॉर मिनिमम स्पीड एट हाईएस्ट पोजीशन पर मिनिमम स्पीड चाहते हैं तो टेंशन क्या होना चाहिए, 0। तो mg+0 mv²/l, यानी v² हो गया gl। v कितना, √g। ये याद रखना है, ये बार बार काम आएगा
कम से कम कितना स्पीड होना चाहिए हाईएस्ट पोजीशन पे, रूट जीएल। अगर इससे ज़्यादा स्पीड रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सर्कल में घूमेगा, लेकिन इससे कम स्पीड रहेगा तो सर्कल में घूमने के बजाय इधर ही से ऐसे मुड़ जाएगा, तब वो रस्सी जो है आगे जाके टाइट नहीं रह पाएगा, सर्कल में मूव नहीं कर पाएगा। ठीक ना। ये वर्क पावर एनर्जी चैप्टर भी पढ़ेंगे तो वहाँ भी ये यूज में आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को रस्सी में बांध के अगर सर्कल में मूव करा रहे हो तो ये याद रखिएगा हाईएस्ट पोजीशन पर उसका स्पीड रूट जीएल होना चाहिए, माने कम से कम। इससे ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन और जो देखने में थोड़ा बड़ा लगता है इसलिए कंफ्यूजन देता है। देखो 11 नंबर प्रॉब्लम, इसमें कह रहा है क्या, ये सीलिंग फैन हैज ए डायमीटर 120 सेंटीमीटर। देखो ध्यान से, एक सीलिंग फैन, डायमीटर दिया है 120 सेंटीमीटर, यानी रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी 0.6 मीटर, नहीं ना। चलो रेडियस दे दिया, साथ में ये दे दिया है कि ये सीलिंग फैन जो रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड है 1500 आरपीएम। आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो इसको अगर रेडियन पर सेकंड में बदलना हो तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेडियन हो जाएगा, 60 डिवाइड करेंगे यानी ओमेगा हो गया। ठीक। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल जिसका मास है 1 ग्राम, वो इसमें चिपका हुआ, 1 ग्राम का एक पार्टिकल, 1000 से डिवाइड करें इतना केजी, इतना केजी का एक पार्टिकल इसमें चिपका हुआ। ठीक। और पार्टिकल भी सर्कल में मूव कर रहा है। देखो भाई बताए हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक ना, चाहे वो स्मॉल साइज के हो लार्ज साइज के हो, सर्कल में अगर मूव कर रहा है और कांस्टेंट स्पीड से, ओमेगा का वैल्यू फिक्स है, तो उस पर नेट फोर्स लगता है सेंटर की ओर, और वो फोर्स का वैल्यू होता है mv²/r या m ओमेगा²r, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल, तो क्या बोलेंगे, m ओमेगा² इंटू r। देख लो m मालूम है, ओमेगा भी मुझे मालूम है और r भी मालूम है, चलो कैपिटल R लिख देते है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत होना नहीं है। चलिए जल्दी से जो है आप लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड करें। जल्दी से बतलाइए, समझे कि नहीं समझे। यशस्वी अभिनव बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम, चंद्रशेखर भी बोल रहे हैं नो प्रॉब्लम, निशांत क्लियर सर, आयुष चौधरी यस सर, अरे तो रिपीट वंस मोर में 2-2 क्वेश्चन है तो क्या चीज को रिपीट करें जी, किस चीज को रिपीट करें, आखिर अपना प्रॉब्लम ना रखिएगा। देखिए
11 नंबर प्रॉब्लम में कह रहा है कि सीलिंग फैन है, किनारे में एक पार्टिकल चिपका हुआ है, रेडियस दे दिया है और एंगुलर स्पीड दे दिया। कह रहा पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, तो ये मतलब इस पार्टिकल पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो सर्कल में कोई भी पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है तो उस पर नेट फोर्स जो लगता है वो इक्वल होता है mv²/r या m⍵² इंटू। तो इसमें तो कोई दिमाग लगाना नहीं है ना। ठीक ना। पार्टिकल चिपका हुआ, पार्टिकल का मास दे दिया, एंगुलर स्पीड सीलिंग फैन का दे दिया, रेडियस भी दे दिया, वैल्यू केवल पुट करना है। इसमें देखिए एक तो बात है कि आरपीएम यूज किया, और दूसरा है ना कि ये बुक में जो क्वेश्चन है तो 7-8 लाइन में लिखा हुआ है। तो आप लोग तो जानते ही हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादा स्पेस लेके लिखा हुआ रहता है अक्सर वो आपको हार्ड लगने लगता है। इस कारण से भी इसको बता दिया। अब देखें, देखिए क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा कि एक रिकॉर्डिंग डिस्क आप देखे होंगे, रिकॉर्डिंग डिस्क जो है वो रोटेट करते रहता है ना, ऐसे रख दिया, ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग डिस्क, यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक मच्छर बैठा हुआ, एंगुलर स्पीड दे दिया है इसका, इतना आरपीएम यानी 100/3 आरपीएम, तो 2π/60 कर देंगे तो रेडियन पर सेकेंड हो गया। यानी कि इसको ऐसा कीजिए, 5 हो गया, इसी को 3 कर दे, 10π/9, 2 से कैंसिल करके 3 किए, इतना रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना। ये एंगुलर स्पीड इस रोटेटिंग डिस्क, और किनारे में जो है ना, सॉरी कुछ दूरी पर, कितना दूरी पर मच्छर बैठा हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस दे दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 0.1 मीटर। ठीक, देखना क्वेश्चन में कह रहा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है प्रूफ करो कि π² डिवाइडेड बाई 81 से ज्यादा होगा। देखो ऐसे सोचो ना, कॉमन सेंस से, ओमेगा कांस्टेंट वैल्यू है तो देखो ऊपर नॉर्मल, नीचे mg। 1 मिनट के लिए सोचो, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, देखो यही डिस्क और यहाँ पे जो है ना एक मॉस्किटो बैठा हुआ, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो डिस्क घूमता, ये कहीं जाने वाला नहीं था, यहीं के यहीं रहता, मच्छर वहीं के वहीं रहता। यानी कि इस पर फ्रिक्शन तो लगेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मॉस्किटो जो है स्लाइड नहीं कर रहा है, फिसल नहीं रहा, इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और देखा जा रहा मच्छर भी सर्कल में घूम रहा। तो सोचो
कोई भी ऑब्जेक्ट जब कांस्टेंट स्पीड से सर्कल में मूव करता है तो जरूर कोई फोर्स सेंटर की ओर लगता है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है, वो इक्वल होता है mv²/r के, चाहे m ω² इंटू r। तो यहाँ और कौन फोर्स हो सकता है? फ्रिक्शन ही ना, यानी कि सेंटर की ओर लगने वाला कोई और फोर्स तो है नहीं तो इसको दूसरे तरीके से सोच सकते हो। मच्छर कहीं फ्रेम में बैठ जाओ, समझो तुम ही मच्छर हो और सर्कल में घूम रहे हो, तो तुमको लगेगा ना कि हम पर बाहर की ओर फोर्स लग रहा m ω²r। सोचो, बताए है ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऊपर नॉर्मल नीचे mg, मच्छर कहेगा इधर फोर्स लग रहा है m ω²r, तो जाहिर है इधर फ्रिक्शन लग रहा, वही ना इसको रोक करके रखे हुए। यानी कि ऐसे भी याद करो ना, जब हम पिछले क्लास में थियरी पढ़ा रहे थे तो बोलते थे कि कार जो है टर्न ले रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अगर टर्न लेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेंटर की ओर होता है, नहीं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही तो यहाँ है केवल, जो इसको टर्निंग में हेल्प कर सकता है, इसको सर्कल में मूव करा सकता है। और सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है वो कितने के इक्वल होता है? m ω² चाहे mv²। यानी बोलेंगे कि ये जो फ्रिक्शन है इक्वल होगा m ω² के, इतना तो तय है, नहीं तो इस सर्कल में मूव ही नहीं कर पाएगा। अब ये बतलाओ, ये जो फ्रिक्शन है वो कौन फ्रिक्शन है? स्टैटिक है, लिमिटिंग है कि काइनेटिक? सोचो, तो सही मायने में ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि मच्छर जो है वो डिस्क पर फिसल तो नहीं न रहा है, इसलिए कौन फ्रिक्शन है? स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन अगर बात हम लोग लिमिटिंग का करें, बात अगर काइनेटिक का करें, तो वो इक्वल होता है म्यू इंटू एन के, यानी फ्रिक्शन को लिख देते हैं म्यू इंटू एन। लेकिन यहां बोलेंगे कि एच मॉस्किटो डज नॉट स्लाइड ऑन द डिस्क, हेंस फ्रिक्शन जो है वो लेस देन इक्वल टू म्यू एन होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो म्यू इंटू एन से कम होता है, या लिमिटिंग होगा तो उसके इक्वल होगा। ठीक, ऐसे आप केवल स्टैटिक का बात करें तो लेस देन म्यू एन भी लिखें तो गलत नहीं। ठीक, ऐसे जनरली क्या किया जाता है ना, इक्वल टू साइन दे दिया जाता है, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक पार्ट होता है। तो अगर कह देता यही ना कि मॉस्किटो जो है ना बिल्कुल स्लाइड करने के कंडीशन में आ गया, तब हम लोग सीधे बोल देते फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू एन। लेकिन स्लाइड नहीं कर रहा है तो लेस देन म्यू एन। ठीक ना, लिमिटिंग का साथ में काउंटिंग करें तो लेस देन इक्वल टू म्यू एन बोलेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग सीधे लिख रहे हैं लेस देन म्यू एन। म्यू एन से कम है, यानी लिमिटिंग तक अभी पहुंचा नहीं। और फ्रिक्शन आया कितना है? m ω²r। और सोचो n किसके इक्वल? तो n mg के इक्वल, तो m ω²r, mm गायब हो गया, g को इधर ω²r डिवाइडेड बाई g लेस देन म्यू, या ये कहो म्यू ग्रेटर देन ω²r बाई जी। ओमेगा कितना है जी? तो 10π/9 होल स्क्वायर, और r कितना है? तो 0.1, और g हो गया 10। थोड़ा देखना क्या आया। म्यू ग्रेटर देन, देखो ये 100 होगा ना 10 का स्क्वायर, तो एक 10 से तो गायब हो गया, और ये ऊपर बच जाएगा π² और नीचे बच गया 8। यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
ग्रेटर देन होगा पाई स्क्वायर बाई 81 से, ठीक है ना। अगर लिमिटिंग का बात करते तो इक्वल टू हो जाता। तो चलिए 12 नंबर प्रॉब्लम में यही कह रहा, प्रूफ करो कि अगर मॉस्किटो स्लाइड नहीं कर रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन पाई स्क्वायर बाई 81। और उम्मीद है आप इसको समझे होंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा बहुत हम आपका कमेंट भी देख लें। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। चलिए ठीक है, आगे मिटाते हैं। देखिए आप सब लोग जो हैं बहुत दिनों से लॉकडाउन पीरियड में हमसे कनेक्टेड रहे, और जितना हम चाहे उतना तो आपको नहीं सिखा पाए, क्योंकि अलग अलग तरह का दिक्कत था। किसी का क्लास उसके बाद शुरू हो जाता था, साथ में जो है एक टाइम का लिमिट था, इंटरेक्शन प्रॉब्लम अलग से होता है कि एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अपने समझ से कोशिश किए हैं कि जो भी टॉपिक आपको बताएं वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया भी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग एट गिवन पोजीशंस। समझेंगे? एक सिंपल पेंडुलम है। देखो सिंपल पेंडुलम मतलब क्या होता है? एक धागा से बॉल को बांध के लटका दो, यही सिंपल पेंडुलम। कह रहा है कि इसका लेंथ स्ट्रिंग का एल है, मास एम। किसी समय ये अपने लोएस्ट पोजीशन पर है, सबसे नीचे वाला पोजीशन। स्ट्रिंग में टेंशन क्या? आइए इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया और कह रहा किसी समय जो है ये थीटा एंगल पर है, स्पीड दे दिया है v। पूछ रहा है कि बतलाओ इसमें टेंशन क्या होगा, है ना। ठीक है, चलिए और भी क्वेश्चन लेंगे। पहले आइए इस क्वेश्चन को। जाहिर है पेंडुलम है तो बॉल तो सर्कल में ही ना मूव कर रहा है। कह रहा है यहां जब बॉल पहुंचा तो सोचो ना उस पर फोर्स कौन कौन, इधर टेंशन, नीचे mg। इसी के फ्रेम में बैठ जाओ बाहर की ओर mv स्क्वायर बाई। बोलो टेंशन किसके इक्वल? mg प्लस mv स्क्वायर बाई एल। और क्या? अब देखो इस क्वेश्चन में देखो इधर टेंशन, नीचे mg, और mv स्क्वायर बाई एल जब भी दिखाना हो तो सेंटर से दूर जाते हुए। तो देखो ये थीटा तो ये भी थीटा, इधर हो गया mv स्क्वायर बाई एल। सोचो mg इधर लग रहा है, mg को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इधर हो गया mg कॉस थीटा और इधर हो गया mg साइन थीटा। बोलो टेंशन किसके इक्वल? तो mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई एल। mg कॉस थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई एल, यही हो गया टेंशन। क्या दिक्कत है इसमें? बोलिए।
देखो अब इसी क्वेश्चन को, ये 15 नंबर एससी वर्मा का प्रॉब्लम, लेकिन जानते हो इस क्वेश्चन में वो क्या किया है? कह रहा थीटा का वैल्यू 0.20 रेडियन है और कह रहा कॉस थीटा जो है ना वो इस फॉर्मूला को फॉलो करता है। यानी वो हिंट में दे दिया है ये सब चीज। यानी वो कहना ये चाह रहा है ना कि कॉस थीटा अगर निकालना चाह रहे हैं तो आप जो हैं इस फॉर्मूला को फॉलो करके कॉस थीटा का वैल्यू निकाले और पुट कर दे, टेंशन निकल जाए। ये झूठ मूठ के केवल बात बनाने की है, ये सब देख के कंफ्यूजन होता है आप। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि पेंडुलम किसी समय अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच गया। एक्सट्रीम पोजीशन मतलब यहां स्पीड 0 हो गई, इसको हम लोग एक्सट्रीम पोजीशन बोले। इससे आगे जाने वाला नहीं। कह रहा अब बतलाओ स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो, है ना? अब टेंशन कितना होगा निकालना। तो ठीक है, देखो ना भाई कौन कौन फोर्स लग रहा है। इधर टी, नीचे लग रहा है mg। देखो जैसे अभी हम लोग यहाँ दिखाए थे mv²/L, तो mv²/L तो अब नहीं ना दिखा सकते हैं, v 0 हो गया। v जब 0 हो गया तो mv²/L तो 0। हाँ ये थीटा नॉट, तो ये भी थीटा नॉट। mg को अगर कंपोनेंट में ब्रेक करें तो इधर mg cos थीटा नॉट, mg sin थीटा। बोलो टेंशन किसके इक्वल? तो mg cos थीटा। बस बन गया, और क्या, यही आंसर। टेंशन किसके इक्वल? तो mg cos थीटा नॉट। चलिए नोट कर लिया जाए और जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, इसको समझे कि नहीं। वैसे ये जानेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ना वो 16 नंबर है और ये क्वेश्चन 14 नंबर है। यानी 14, 15 और 16 तीनों लगातार ही बताए हैं। आप लोग पढ़ने बैठे होंगे तो कॉपी तो होगा पहले वाला, है ना? तो एक काम कीजिए, उस कॉपी में आपको जहाँ पे सिखाए थे बैंकिंग ऑफ ट्रैक, देखिए तो कहीं बैंकिंग ऑफ ट्रैक सिखाए थे ना कि रोड जहाँ से तेजी से टर्न लेता है तो रोड के बाहरी किनारे को हम लोग ऊंचा कर देते हैं जिससे कि एक्सीडेंट न हो। तो उसमें दो बात सिखाए थे कि अगर फ्रिक्शन न हो तब किस स्पीड से चलना चाहिए, और अगर फ्रिक्शन हो तब कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड क्या होना चाहिए। देख लीजिए पिछले क्लास में वो सिखाए थे। तो अगला जो न्यूमेरिकल है वो उसी से रिलेटेड। मिटाते हैं इसको। है ना, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? देखिए इस क्वेश्चन में मतलब एससी वर्मा के बुक में 18 नंबर प्रॉब्लम जो है वो बैंकिंग ऑफ ट्रैक से रिलेटेड कह रहा है कि एक टर्न है जिसका रेडियस है 20 मीटर, ठीक ना? रेडियस 20 मीटर है
और 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आप इस पे जा रहे हैं, यानी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आप इस पे जा रहे हैं। आप जो है देखिए क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं, कह रहे हैं टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक्ड फॉर द व्हीकल गोइंग एट स्पीड 36 किलोमीटर, यानी कह रहा है कि 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से इस बैंक्ड रोड पे आप जाएंगे तो कोई खतरा नहीं है, यानी फ्रिक्शन का भी जरूरत नहीं है। तो याद करो, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन किस स्पीड से चलने के लिए अलाउ किया गया था, तो अंडर रूट जी आर टेन थीटा। देखना भी दे दिया है 10, जी 10, रेडियस 20, सोचो तो स्क्वायर करेंगे 100, 210 थीटा, यानी कि 10 थीटा हो गया 1/2, यानी इनडायरेक्टली ये इंफॉर्मेशन बता रहा है कि 10 थीटा कितने के इक्वल होगा। अब कह रहा है इसी क्वेश्चन में कि अगर म्यू का वैल्यू 0.4 हो तब बतलाओ कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड से कितना स्पीड से चले जिससे कि ना नीचे की ओर व्हीकल स्लाइड करे ना ऊपर की ओर जाए। तो देखो अपने कॉपी में मिनिमम स्पीड क्या बतलाया गया था, जी आर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देखो तो जी मालूम है, आर मालूम है, साइन थीटा कॉस थीटा नहीं मालूम, तो टेन थीटा मालूम है ना, 1/2, तो ये तो हो गया √5, तो साइन थीटा निकालेंगे 1/√5 और कॉस थीटा 2/√5, बस। तो साइन थीटा और कॉस थीटा निकल गया। मिनिमम स्पीड क्या होगा, वैल्यू रख दीजिए, जी 10, आर है 20, साइन थीटा 1/√5, म्यू का वैल्यू 0.4, 2/√5 डिवाइडेड बाय 2/√5 प्लस 0.4, 1/√5। सॉल्व कर लिया जाए, ऊपर क्या हो गया 200, देखो तो 1/√5 माइनस 0.8/√5, यानी कि 0.2, 1 माइनस 0.8, 0.2/√5, और यहाँ देखो तो 2.4/√5, √5 तो गायब हो गया, नहीं √5 तो गायब हो गया, ऊपर नीचे आया कितना, अंडर रूट, देखो जी 0.2 है और यहाँ 2.4, ये तो गायब हो गया, ये तो नीचे 12, 200/12 कहो या 100/6 बोलो, मीटर पर सेकंड, यही ना। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा। मैक्सिमम कैसे निकालें, कैलकुलेशन सही है ना, चेक कर लेना एक बार। सही तो लग रहा। तो मैक्सिमम में क्या सिखाए थे, यहाँ प्लस कर देना है, यहाँ माइनस, तो बोलेंगे क्या, जी आर साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, बस बाकी कुछ करना क्या, वैल्यू अपना पुट करें। उम्मीद है इसको भी समझ गए होंगे। आप लोग रिस्पॉन्ड करें थोड़ा। चलिए
सब लोग बोल रहे हैं यस सर, समझ गए। मिटाते हैं इसको, क्योंकि ये सब फार्मूला पुटिंग था। पहले का अगर क्लास किए होंगे तो इसमें दिक्कत नहीं। देखिए, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, पहले उसको बता देना उचित रहेगा। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हेमी स्फेरिकल बॉल, ठीक ना, हेमी स्फेरिकल बॉल है, और यहां से थीटा एंगल पर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। इस बॉल का रेडियस दे दिया है r, ठीक, और कह रहा है इस बॉल को ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कराने लगे। अब देखना, क्वेश्चन में कह रहा है कि कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितना स्पीड से इस बॉल को रोटेट कराए कि ये ब्लॉक ना नीचे उतरे ना ऊपर जाए, ठीक ना। ये 24 नंबर एससी वर्मा का प्रॉब्लम, ठीक ना, ना नीचे उतरे ना ऊपर जाए। तो देखो इस पर फोर्स कौन कौन लग रहा है। इधर लग रहा है नॉर्मल, नीचे लग रहा है एमडी। देखो फ्रिक्शन मौजूद है, क्वेश्चन में कह दिया अगर ब्लॉक नीचे फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन इधर लगेगा, ठीक ना। इसको हम लोग केस फर्स्ट बोल दे रहे हैं। ये बात लिखना ऊपर ही चाहिए था। व्हेन टेंडेंसी ऑफ ब्लॉक टू स्लाइड डाउन, ब्लॉक का टेंडेंसी जब नीचे जाने का, तो देखना ध्यान से, जैसे ये एंगल थीटा, ये भी थीटा, इधर हो गया mg cos थीटा, इधर हो गया mg sin थीटा। इस तरह से बॉल रोटेट कर रहा है। तो देखो जो तो बाहर की ओर फोर्स लगा m ओमेगा स्क्वायर r। देखो जैसे बॉल पूरा ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, तो ये ब्लॉक तो इसी सर्कल में न रोटेट कर रहा, जबकि इस बॉल का रेडियस कैपिटल R है, तो ये ब्लॉक जिस सर्कल में मूव कर रहा होगा उसका रेडियस तो कम होगा। हाँ, कितना होगा? तो बोलेंगे कि देखो इस ट्रायंगल में अगर साइन थीटा लिखते तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस स्मॉल r बाई कैपिटल आर, यानी स्मॉल r कितना हो गया r साइन थीटा। देखो जी फिर से, इधर नॉर्मल,
नीचे mg, नीचे फिसलना चाह रहा है, इधर फ्रिक्शन, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r या m⍵²r दिखाते हैं वो तो सेंटर से दूर जाते हुए, तो ब्लॉक जिस सर्कल में घूम रहा हुआ ऐसे ना सर्कल है, ऐसे नहीं ना घूम रहा, ऐसे ऐसे घूम रहा है, इसलिए m⍵²r इतना फोर्स लग रहा। देखो सारे फोर्स को अगर दो कंपोनेंट में ब्रेक करें, एक इधर जैसे mg को तोड़ दिए mg cos थीटा mg sin थीटा, वैसे ही सोचो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा थीटा, क्योंकि फ्रिक्शन और mg cos थीटा 90 डिग्री के एंगल पर है। तो सोचो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो इसको क्या होना पड़ेगा थीटा, तभी नहीं पूरा मिलके 90 हो पाएगा। तो सोचो ये ब्लॉक नीचे उतरना चाहेगा तो फ्रिक्शन विरोध करेगा, साथ में ये जो m⍵²r है इसको अगर ब्रेक करे कंपोनेंट में तो इधर हो गया m⍵²r cos थीटा और इधर हो गया m⍵²r sin थीटा। देखो अगर फ्रिक्शन नहीं भी मौजूद हो, फ्रिक्शन एब्सेंट भी रहेगा, तब भी mg sin थीटा इक्वल होगा m⍵²r cos थीटा। नहीं, mg sin थीटा इक्वल होगा m⍵²r cos थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर इस क्वेश्चन में कह देता कि बतलाव इस कप को, हेमिस्फेरिकल कप को कितना एंगुलर स्पीड से रोटेट कराए कि ब्लॉक फिसले नहीं और फ्रिक्शन नहीं है, तब हम लोग बोलते हैं mg sin थीटा शुड बी इक्वल टू m⍵²r cos थीटा, और ओमेगा निकल जाता तब फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रिक्शन दे दिया। ठीक, तो देखो जी n किसके इक्वल, तो n इक्वल हो गया mg cos थीटा m⍵²r sin। और mg sin थीटा किसके इक्वल, फ्रिक्शन प्लस m⍵²r cos थीटा। तो बोलेंगे क्या कि mg sin थीटा फ्रिक्शन प्लस m⍵²r cos थीटा। समझ लो, ब्लॉक जो है स्लाइडिंग कंडीशन में है, ठीक ना, वो अगर इससे कम स्पीड रहेगा तो नीचे स्लाइड कर जाएगा। ठीक है, ऐसा करो m⍵²r cos थीटा प्लस फ्रिक्शन, अरे पहले फ्रिक्शन लिखे इधर चाहे इधर, उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं, माने इन दोनों के सम के इक्वल हो। अब देखना mg sin थीटा m⍵²r cos थीटा और फ्रिक्शन क्या हो गया म्यू इंटू n, तो mg sin थीटा m⍵²r cos थीटा म्यू इंटू n, और n कितने के इक्वल, तो mg cos थीटा प्लस m⍵²r sin थीटा। देखिए म्यू mg cos थीटा को इधर लाते हैं तो mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, और ये जो दोनों टर्म है m⍵²r कॉमन लेते हैं cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। देख लो m कैंसिल हो गया, g कॉमन sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ⍵²r cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, तो g/r साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और स्मॉल r का जो वैल्यू है आपको मालूम है ना, कैपिटल R साइन थीटा, यानी कि ये ओमेगा का मिनिमम वैल्यू आया कितना, तो g/r साइन थीटा
साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। देखो इसी में जो केस 2 है, केस 2 में क्या बोलेंगे कि आप इतना तेजी से रोटेट करा रहे हैं कि ऊपर भागना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इधर हो जाएगा। यानी इक्वेशन में चेंजिंग यही होगा कि बोलेंगे mg साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन इसके इक्वल, यानी जो फ्रिक्शन इधर लिखे उसको इधर लिखना पड़ेगा। और तब आंसर जो आएगा, आपको पहले भी सिखाए हैं कि मिनिमम निकाल लिए तो मैक्सिमम के लिए अलग से दिमाग नहीं लगा। जी बाई आर साइन थीटा, बस केवल साइन बदल देना है, यहाँ माइनस है तो प्लस, प्लस है तो, यानी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, तो देखिए आपको जो है 24 नंबर प्रॉब्लम को एक्सप्लेन किए हैं। थोड़ा रिस्पॉन्ड करके आप लोग बताएं, इसको समझ पाए नहीं समझ पाए। जैसा कि बताए थे कि मिनिमम निकल जाए तो मैक्सिमम जो है निकल जाएगा। खैर बड़ा है से क्या मतलब है, वो इक्वेशन जो लिखना उसी को ना, कैलकुलेशन ना बड़ा हो गया। ठीक ना, दोबारा से एक बार इसके लेक्चर को देख लीजिएगा। हाँ रखिए, देखिए n तो इक्वल रहेगा ही mg cos थीटा प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर से, ये तो परमानेंट। हाँ, ब्लॉक नीचे फिसलना चाहेगा तो mg साइन थीटा इक्वल होगा फ्रिक्शन प्लस m ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि फ्रिक्शन इधर लगेगा। यही ब्लॉक ऊपर फिसलना चाहेगा तो फ्रिक्शन इधर, तब बोलेंगे फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा इक्वल होगा m ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, है ना। वो इक्वेशन जब लिखेंगे, केस 2 हम किए नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए। चलिए आगे देखें। देखिए एक बात याद रखें, कोई भी पार्टिकल चाहे वो कर्व पाथ को फॉलो करे, सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, कर्व पाथ को फॉलो करता है, वेलोसिटी किधर होता है, अलोंग दी टेंजेंट, और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होता है उसको बोला जाता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर। ये जो r है ना, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब जिस पाथ को फॉलो करा उसका रेडियस। फिर से सुने, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी,
is called normal acceleration and it is always equal to v square by r। चाहे पार्टिकल कर्व पाथ को फॉलो करे या सर्कुलर पाथ को फॉलो करे, कर्व पाथ को फॉलो करता है तब इसी r का नाम क्या हो जाता है, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। जैसे देखें एक क्वेश्चन है कि एक बॉल को u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिया गया, ठीक। ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्या इसको सर्कुलर मोशन बोलेंगे? तो नहीं। याद करें सिखाया गया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉल का एक्सेलरेशन हमेशा g के इक्वल होता है और डाउनवर्ड में होता है। बॉल चाहे कहीं भी रहे, यहाँ यहाँ हर जगह डाउनवर्ड में होता है। क्वेश्चन में कह रहा बॉल जब हाईएस्ट पोजीशन पे होगा, बोलेंगे हाईएस्ट में भी होगा तो एक्सेलरेशन तो खैर डाउनवर्ड में ही होगा और g। हाँ, हाईएस्ट पोजीशन पर वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट होगा जो x एक्सिस के अलोंग हो। और याद कीजिए आपको सिखाया गया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है, जैसे u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया तो इधर u cos थीटा, इधर u sin थीटा। तो आपको सिखाया गया था कि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता है वो कभी चेंज नहीं करता। तो सोचो बॉल जब यहाँ पहुँचता है मैक्सिमम हाइट पर तो जो भी वेलोसिटी है वो किधर है, x में ही है। यानी जाहिर है बॉल हाईएस्ट पोजीशन पर होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा, u cos थीटा, ठीक। और जाहिर है यहाँ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही एक्सेलरेशन है ही। एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर तो है। तो आप तो जानते हैं एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यहाँ पर है g जो इक्वल होता है किसके, v स्क्वायर बाई r के। तो क्वेश्चन में कह रहा कि बॉल जब हाईएस्ट पोजीशन में होगा तो जो इस कर्व पाथ को फॉलो करा उसका रेडियस क्या होगा। तो ठीक है, v स्क्वायर बाई r g के इक्वल, यानी r किसके इक्वल, v स्क्वायर बाई, और v है u cos थीटा, u cos थीटा होल स्क्वायर बाई जी। यही आंसर हो गया, यानी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई जी। आंसर है ना, आसान। यानी कि बॉल चाहे सर्कुलर पाथ को फॉलो करे या कर्व पाथ को फॉलो करे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होता है वो कितने के इक्वल होता है, v स्क्वायर बाई r, जहाँ r को बोलते हैं रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर v मालूम है और एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मालूम है तो रेडियस निकल जाएगा। चलिए जल्दी से रिस्पॉन्ड करें आप लोग। ये जो क्वेश्चन बतलाए ये 25 नंबर है SC वर्मा। चलिए सब लोगों को क्लियर है, आगे बढ़ते देखेंगे। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं आप लोगों को, फिर होमवर्क देंगे। हाँ, एक बात आप लोगों को पहले ही बता दें कि मैं 24 को पटना में नहीं हूँ और 23 को भी, इसलिए 24 को ऐसे मैं पहुँच जाऊँगा थोड़ा लेट से, इसलिए
हो सके मैं क्लास जो है 25 को लूँ, ठीक ना। बीच में क्लास थोड़ा एक दिन के लिए डिस्टर्ब होगा, उसको मैं कोशिश करूँगा कि ट्यूसडे अल्टरनेट में मेकअप कर लूँ। ऐसे सर्कुलर मोशन तक ही ऑनलाइन क्लास में पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है वर्क पावर एनर्जी फ्रेश बैच में आप लोगों को सिखाएंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखें, फिर इसी का एडिशनल क्वेश्चन है, अभी जो 25 बताए हैं। कह रहा है एक बॉल को u स्पीड से थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दिए, ठीक है। कह रहा मान लो किसी समय जो बॉल है इसका वेलोसिटी हॉरिजेंटल से θ/2 एंगल बना रहा, ठीक ना। हॉरिजेंटल से θ/2 एंगल बना रहा किसी से। पूछा जा रहा है आपसे कि बॉल का रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस मोमेंट पर क्या हो, रेडियस ऑफ ट्रेजेक्ट्री इस मोमेंट पर क्या होगा। तो देखो नीचे mg लग रहा, या छोड़ो नहीं mg, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जान रहे हो ना, एक्सेलरेशन ऑल टाइम किधर होता है, डाउनवर्ड। तो बतलाओ तो ये जो एक्सेलरेशन है क्या वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, नहीं। पिछला एग्जाम्पल में तो यहां पर था तो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर था लेकिन इसमें तो एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर है, और मुझे एक्सेलरेशन चाहिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। सोचो ये एंगल 90 डिग्री, मतलब इधर एक्सेलरेशन कितना है, देखो बढ़िया समझना। तो ये अगर θ/2 है तो ये क्या हो गया 90 माइनस θ/2, और ये 90 माइनस θ/2, तो इसको θ/2 होना पड़ेगा। ये θ/2 होगा तभी नहीं 90 माइनस θ/2, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन तो परपेंडिकुलर है। तो सोचो तो टोटल एक्सेलरेशन इधर है और मुझे इधर एक्सेलरेशन चाहिए, तो क्या दिक्कत है। जैसे मान लो कोई वेक्टर ये इधर है, हमसे कोई पूछे x में कितना है एक्सेलरेशन, तो a cos थीटा। तो वैसे ही इस g का कंपोनेंट इधर देखते तो g cos θ/2 हो जाएगा कि नहीं, θ/2 एंगल पर है ना। तो इधर हो गया g cos θ/2, और इससे 90 डिग्री पर इधर देखते तो g sin θ/2, यही ना होगा। सोचो g इधर है और मुझे इधर चाहिए, हालांकि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है इधर कितना, हालांकि लिख दे रहे g sin θ। यानी बॉल का एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर g cos θ/2 और along द टेंजेंट g sin θ/2, यानी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी g cos θ/2, जो इक्वल किसके होना चाहिए, v² के। तो सोचो r कितना हो गया जी, v² डिवाइडेड बाई, बस। लेकिन v का वैल्यू कैसे पता चले। पिछला क्वेश्चन में v तो आसानी से निकाल दिए थे कि हाईएस्ट पोजीशन पर जो भी वेलोसिटी होता है वो x डायरेक्शन में होता, y में तो कोई वेलोसिटी होता नहीं है हाईएस्ट पोजीशन पे, और x का जो वेलोसिटी होता है जानते हैं ना, u cos थीटा होता है, जो कभी बदलता नहीं। यानी बॉल यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, यहाँ x में जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा, u cos थीटा। तो x में वेलोसिटी, यहाँ पर तो u cos थीटा है, यहाँ पर x में कितना है, तो देखो इधर v है θ/2,
तो बोलेंगे v cos थीटा बाई 2, और दोनों इक्वल होगा ना, क्योंकि x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होता वो कभी चेंज नहीं करता, यानी कि u cos थीटा इक्वल होगा v cos थीटा बाई 2, और यहाँ से v का वैल्यू निकाले u cos थीटा, बस अब v का वैल्यू यहाँ पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, v स्क्वायर यानी u cos थीटा बाई 2 होल स्क्वायर g cos थीटा बाई 2, यानी क्या हो गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा बाई 2, यही आंसर। ठीक है, तो देखिए यह 26 नंबर प्रॉब्लम है। जहाँ तक सवाल होमवर्क का है, तो देखो होमवर्क में कम से कम 1 से 20 एक्सरसाइज में ट्राई करना है, फिर 23 से 26 तक ट्राई करना, ठीक ना, इतना आप लोगों को ट्राई करना है। इसके बाद जो है अगले क्लास में पहले आप लोग जो पूछेंगे उसको बताएंगे, और बचा हुआ जो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम है उसको सिखा करके उम्मीद है अगले दिन या उसके अगले क्लास में ये फिनिश हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको, ये आप लोग समझ पाए कि नहीं। जैसा कि आपको बताए कि इसके बाद वाला जो क्लास है उसमें मैं एब्सेंट रहूँगा, पटना में ही नहीं रहेंगे, इसलिए पटना में रहते तब तो कोई दूसरे बोर्ड पे भी पढ़ा देते हैं, जो भी कोचिंग नज़दीक पड़ता है वहीं जा कर के हम आप लोगों को पढ़ा देते हैं। आप देखते होइएगा बहुत बार बोर्ड भी अलग अलग मिलता है आपको, लेकिन अभी जो है थोड़ा दिक्कत है, कुछ काम से पटना से बाहर एक दिन के लिए जाना है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोग सब समझे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, होमवर्क बनाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।